जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रॉलेट एक्ट बता दिया था। उम्मीद है आप सब लोग रॉलेट एक्ट यानी कि जलियांवाला बाग कांड समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में जानेंगे। देखिए, 1971 में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का संगठन हुआ था। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था। किससे इंडिपेंडेंट हो गया था? देखिए, जो बांग्लादेश है इसकी स्वतंत्रता की लड़ाई चल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। हो सकता है आप ये नहीं जानते होंगे। देखिए, जब 1947 में अंग्रेज वह सब पूरा कांड करके चला गया, क्या किया? भारत को टुकड़ों में कर दिया, अखंड भारत तोड़ दिया। मतलब भारत से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सब बहुत सारे देश अलग हो गए। पर उस समय पाकिस्तान तथा बांग्लादेश एक ही देश थे। जो पाकिस्तान था उसे हम वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, मतलब जो मुख्य पाकिस्तान है। और जो बांग्लादेश है आजकल के टाइम का, उसे हम ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लोग होते हैं, ये थोड़े से काले होते हैं और थोड़े से हाइट में कम होते हैं। क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं, ये लोग तो मटन खा के एकदम पूरे 10 इंच का सीना लेके, 10 इंच नहीं मतलब 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं। लंबे चौड़े होते हैं, गोरे होते हैं। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते थे, वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वाले को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे। ये बहुत बड़ी बेकार बात थी। ईस्ट पाकिस्तान तथा वेस्ट पाकिस्तान दोनों के लोगों को ये राइट्स थे कि वो वोट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान का एक था नेता जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान 1970 में पाकिस्तान का चुनाव जीत गया और वो वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। अब देखिए, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वोट इसे कर दिया क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ठीक इंसान था। लोगों को ऐसा लगता था कि वो देश का विभाजन नहीं, देश को और मतलब प्रगति कर सकता है वो देश की, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया 1970 में। अब देखिए, जो शेख मुजीबुर रहमान था, इसको जाना था शपथ लेने के लिए। पूरे वेस्ट पाकिस्तान गया ये शपथ लेने के लिए। जब वेस्ट पाकिस्तान में गया तो वहाँ के जो सोल्जर थे, वहाँ के जो जवान थे, वो इसको शपथ ग्रहण, उसका जो समारोह होता है उसका करा ही नहीं देता, शपथ ग्रहण समारोह। अब जब तक वो शपथ नहीं ले लेता तब तक वह एक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मतलब वो चुनाव तो जीत चुका है, पर आपको शपथ ग्रहण करवाना ही पड़ता है। अब शपथ ही नहीं दिलवा रहे थे लोग। अब शेख मुजीबुर रहमान को आगे गुस्सा। उसने क्या बोला कि उसने एक भाषण दिया अपना 7 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में दिया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में उसने 7 मार्च 1971 को एक भाषण दिया जिसके अंदर उसने कहा कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं वो हम लोग को इज्जत नहीं देते, इसीलिए इस पूर्वी पाकिस्तान को हम एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम है बांग्लादेश। उनके इस भाषण के बाद उन्हें 25 मार्च को अरेस्ट कर लिया गया। 25 मार्च 1971 को अरेस्ट कर दिया गया और ला दिए उसको वेस्ट पाकिस्तान में, डाल दिए भैया को जेल में। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। अब जैसे इसका ये भाषण हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसमें मर्डर करना चालू कर दिया। इन्होंने एकदम पूरा बलात्कार कर दिया था लोगों का। रुकिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट हो गए, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के अंदर
जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी वो गई और वहाँ के सामान्य नागरिकों ने 30 लाख लोगों को कटवा के रख दिया। सोचिए, अपने ही देश के 30 लाख लोगों को कटवा के रख दिया। वहाँ की 4 लाख महिलाओं का रेप हो गया। सोचिए कितने बेकार दृश्य होंगे और कितने छोटे होते हैं पिल्ले साले। ये अपने देश की महिलाओं को काट देते हैं, उनका बलात्कार कर देते हैं। उस समय मतलब स्टेटस तो ऐसा हो गया था कि पिता के सामने बेटी का रेप होता था और पिता को भी कहा जाता तू भी रेप कर। सोचिए कितने बेकार दृश्य होंगे। ये मानवता एकदम पूरी रद्द कर दी गई थी। और अप्रैल आने तक भारत में 10 लाख बांग्लादेशी भाई लौट के आ गए। मतलब अगर हम जिंदा रहेंगे तब ना काट देंगे सब। और जिस समय यानी कि 1971 के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब ये सब चीज़ें हो रही थी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के जो नौजवान लोग थे उन्होंने अपना एक गुट बनाया। उन्होंने अपना एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। एक बांग्लादेशी गुट था ये। अब मुक्ति वाहिनी लोग का ये सपना था, यही एम था कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको ईस्ट पाकिस्तान से उजाड़ देना है। अब वो ईस्ट पाकिस्तान के ना छोड़ दिए थे और उन्होंने बांग्लादेश को स्वीकार लिया था। स्वीकारेंगे क्या? इन्होंने तो कहा था कि हम बांग्लादेश बनाएंगे। कहा तो वैसे शेख मुजीबुर रहमान ने था, पर सबके हित में कहा था शेख मुजीबुर रहमान ने। अब देखिए, जब ऐसा हो गया 10 लाख लोग बांग्लादेश से भारत आ गए, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल को मानेकशॉ से मिली और मानेकशॉ को कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा होते नहीं देख सकते, अभी के अभी बांग्लादेश के ऊपर युद्ध करो। वहाँ पे जो भी वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं चुन चुन के सबको काट दो। पर मानेकशॉ ने क्या बोला, ना भाई ना, हम लड़ाई ना करब। क्योंकि उन्होंने क्या किया, नो वॉर टिल नवंबर, यानी कि नवंबर तक एक भी लड़ाई नहीं होगी। चर्चा काहे नहीं होगी? देखिए, मानेकशॉ की बात सही थी। मानेकशॉ का ये कहना था कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, बरसात सर पे है, और अगर एक बार बांग्लादेश में बरसात हो गई पूरा बाढ़ आ जाएगी, पूरा तहस नहस हो जाएगा। और उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर भी सेना भी हाथी लेके आ गई थी और वो कीचड़ में फंस गए थे। तो अब क्या किया जाए? तो मानेकशॉ ने बोला हम क्या कर सकते हैं, अप्रैल से नवंबर के बीच में जो टाइम है वहाँ पे अपनी सेना को भेज के वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे कैसे लड़ना होगा वहाँ पे। और जो मुक्ति वाहिनी है, मुक्ति वाहिनी को भी हम समझा देंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने मुक्ति वाहिनी गलत लिखा है, एक्चुअली ये सही है। बहुत बहुत खेद है। देखिए, कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे, हम इसको सही कर देते हैं। मुक्ति वाहिनी, ठीक है। और देखिए, इस समय भारत में रूस से एक संधि हो गई थी जिसे हम वर्साई की संधि भी कहते हैं। इस रूस के साथ जो भारत का समझौता हुआ था, जो ट्रेड हुआ था, उसके अंदर ऐसा कहा गया था कि रशिया जो है कि वो भारत की मदद करेगा। आप जानते हैं भारत के जो तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जब वो रूस में जाके उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय रशिया का और भारत के संबंध अच्छे होने शुरू हो गए थे। तो अब अप्रैल से नवंबर के बीच में हमको कुछ फ़ायदे मिल गए। हम अपनी सेना को वहाँ पे जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं, मुक्ति वाहिनी को भी बंदूक चलाना सिखा देंगे, AK-47। और हमारी रशिया से अच्छी दोस्ती भी थी, तो रशिया से भी हमारा बैक सपोर्ट अच्छा था। अब देखिए, ये सब चल रहा था, तो भारत ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जो पूर्वी पाकिस्तान है यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे हमने भयानक सेना रखी है। मतलब वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको चुन चुन करके मारना है। और पर जो पंजाब का हिस्सा है, जो इंडिया का नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पे हम डिफेंसिव हैं
कि अगर चाइना पाकिस्तान कुछ मारने की कोशिश करता है तो हम डिफेंस कर लेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम वहाँ पे कमज़ोर हैं, हमने ये कहा था कि हम वहाँ पे डिफेंसिव है। और ईस्ट पाकिस्तान के साइड हम एकदम भयानक हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान को क्या लगा कि भारत जो है वो मतलब नॉर्थ वेस्ट के साइड में कमज़ोर है, मतलब पंजाब जम्मू कश्मीर ये सब के साइड में कमज़ोर है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर 1971 में उनके जो एयर फोर्स थे उसको डाल दिया भारत में। कहाँ कहाँ आए, श्रीनगर के ऊपर अटैक किया, पठान एयरपोर्ट पर अटैक किया, आगरा एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे पर अटैक किया। और ये लोग देखिए इतना भयानक एयरफोर्स का हमला हुआ 3 दिसंबर 1971 को, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। सोचिए कितना भयानक मतलब इन्वेजन किया था उन्होंने। और ये अंधे लोग आगरा एयरपोर्ट पे आए जहाँ से महज आधा किलोमीटर दूर आगरा का ताजमहल है, और इन लोग को ताजमहल दिखा नहीं। ताजमहल को एक्चुअली हम लोग ने त्रिपाल से ओढ़ के बंद कर दिया था और ये लोग ताजमहल छोड़ के चले गए। और इसके अंदर कोई भी मरा नहीं, किसी की भी मृत्यु नहीं। एक बहुत अच्छी बात है ये भारत के लिए। पर इसके बीच में पाकिस्तान को एक बेकार बात पता चल गई। इसको ये पता चल गया कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक जगह है लोंगेवाला। इस लोंगेवाला में भारत के महज 120 सैनिक खड़े हैं। अब क्या होगा, अब ये दिन हो गया था 4 दिसंबर को, यानी कि 4 दिसंबर को पाकिस्तान को पता चल गया कि लोंगेवाला में महज 120 सैनिक हैं। अब ये लोग क्या किए कि पाकिस्तान चला लोंगेवाला की तरफ, और शाम को निकला, वो रात तक पहुंच गया। वो लोग सोचे कि इस रात में हम पूरा एकदम काट देंगे 120 सैनिक को, और सुबह तक हम दिल्ली जीत लेंगे। ये भैया तुम्हारा लाहौर तुम अपने पास रखो, दिल्ली जीतने की बात मत करो। अब देखिए 120 सोल्जर जहाँ पे थे लोंगेवाला में, वहाँ पे भारत का जो मेजर था उसका नाम था कुलदीप सिंह चांदपुरी। इनको तो मैं एकदम सामने से प्रणाम करता हूँ। कुलदीप सिंह चांदपुरी एक सिख सरदार थे। अब इन लोग की तो 150 के नीचे कुछ बात ही नहीं होती थी। चिड़िया नुमा बाज लड़ावा, गिदड़ नुमा शेर बनावा। 150 ने 1.25 लाख, चिड़िया नुमा बाज लड़ावा, गिदड़ नुमा शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब जाके कुलदीप सिंह नाम रखावा। ये उनका स्लोगन था। अब देखिए कुलदीप सिंह के पास मात्र 3 माइंस थे। देखिए माइंस कैसी चीज़ होती है, जो कि टैंक होते हैं ना, टैंक को जो उड़ाने का काम होता है वो करता है माइंस, और इनके पास महज 3 माइंस थे। और जो पाकिस्तान की सेना थी उसमें 2800 सोल्जर थे, और उनके पास टैंक भी थे। और भारत के पास महज 120 सैनिक तथा 3 माइंस थे। क्या करेंगे। और इन कुलदीप सिंह चांदपुरी, देखिए इनका कुलदीप सिंह का पूरा नाम कुलदीप सिंह चांदपुरी है। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी को यह बताया गया कि पाकिस्तान का जो मेजर है वो तारिक मीर आ रहा है, उसके पास 2800 सोल्जर है, टैंक लेके आ रहा है, वो घुस चुका है आपके एरिया में। और कुलदीप सिंह को ये कहा जा रहा था कि आप पीछे हट जाइए, आपके ब्रेवरी यानी कि जो आपका हौसला है उसकी हम दाद देते हैं, पर आप 120 हैं और 2800 के सामने आप क्या लड़ेंगे। तब कुलदीप सिंह ने बोला तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं। तो देखिए कुलदीप सिंह ने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था उसमें आगे 3 माइंस लगा दिए गए। और माइंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें टन कुछ 5-10 टन वजन पड़ता है तभी वो फटता है, और इतना वजन सिर्फ माइंस के अंदर ही होता है। अगर उस इतना वजन सिर्फ टैंक के अंदर होता है। अगर माइंस के ऊपर आप कूद भी जाएंगे तो भी वो फटेगा नहीं। तो जो खाली रेगिस्तान था, उसमें आगे 3 गो ओरिजिनल माइंस लगा दिया। और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 3 तल्ला वाला, वो ऐसे पूरा लगा दिया।
अब पाकिस्तान का पहला टैंक आया, फट गया। दूसरा आया, वो भी फटा। तीसरा आया, वो भी फट गया। अब पाकिस्तान का जो तारिक मीर था, टेंशन ही आ गया। बोला कि भैया माइंस लगा के रखा है। तो वो पाकिस्तान से इंजीनियरों को बुलवाया। रात के 9 बजे वो आया था भारत में और उसके 3 ट्रक फटाफट उड़ गए। उसके बाद वो अपने इंजीनियर मंगवाया। इंजीनियर आए 11-12 बजे तक। 11-12 बजे तक इंजीनियर भारत में आए और ऐसे कांपते हुए हाथ लेके जाते थे। और जो टिफिन रहता था ना, उसमें तो ईंटा भरे थे। और इन लोगों ने 3 बजा दिया रात के। 6 घंटा तक देखते रहे, ये वो। और 3 बजे जो है कि इन लोगों को मालूम पड़ा तो टिफिन है। और फिर तारिक मीर बोला हमला करो, जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम नहीं बोलो तो कोई दूसरा बोलते होंगे, चलिए सो जाए। और देखिए, अब कुलदीप सिंह चांगोरी जो थे, ये सिर्फ माइंस के ऊपर डिपेंडेंट तो थे नहीं। ये ऐसा सोच नहीं रहे थे कि सिर्फ माइंस ही काम कर लेंगे अपना। तो इन्होंने क्या किया कि 2 किलोमीटर का एरिया ऐसे बीच में खड्डा कर दिया। मतलब यहाँ पे पूरा रेगिस्तान, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान, बीच में 2 हाथ का हिस्सा, उसमें खड्डा 5-10 फीट का। और देखिए, सिर्फ इन्होंने एक दिन में 2 किलोमीटर खड्डा नहीं किया था। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि एक दिन में 2 किलोमीटर का खड्डा कैसे किया। ये काफ़ी दिनों से इन्होंने करके रखा था कि अगर कभी युद्ध का नौबत आएगा तो इसके अंदर से हम गोलियां चला सकते हैं। तो जो है कि इस 2 किलोमीटर के एरिया में जो खड्डा किए थे कुलदीप सिंह चांगोरी जी, उसके अंदर अपने 120 जवान ऐसे पूरा फैला दिए। 2 किलोमीटर में पूरा 120 जवान फैल गए। अब 2 किलोमीटर में फैले हैं। तारिक मीर को कुछ समझे में नहीं आ रहा है, यहाँ से भी गोली आ रही है, वहाँ से भी 2 किलोमीटर से आ रही है गोली। तो उनको ऐसा लगने लगा कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। 120 सैनिक ऐसा 2 किलोमीटर में थोड़ी मारता है। तो तारिक मीर को क्या हुआ, पूरा टेंशन ही आ गई। और जब 2 किलोमीटर के जो एरिया वाले 120 जवान थे, उनमें से 2 जवान शहीद भी हो गए थे। बेकार बात है, बेचारे, श्रद्धांजलि देते हैं उनको। और जब सुबह हुई, एयरफोर्स घुस गई 5-6 बजे के आसपास। एयरफोर्स घुस गई कहाँ पे, लोंगेवाला में। और लोंगेवाला में एयरफोर्स ने पूरा एकदम कमर तोड़ दिया पाकिस्तान का। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सारे फोटो आएंगे। पाकिस्तान के टैंकों का थुत्तुर फोड़ दिया था। उन लोग को ऐसा लग रहा था कि उन लोग का जो युद्ध है वो लंबा चलेगा। तो उस लंबे युद्ध के लिए उन्होंने ट्रक में खाना भर के लाए थे। एक ही बार में पूरा तहस नहस कर दिया नेवी ने, एयरफोर्स ने, और एकदम पूरा उजाड़ दिए। तारिक मीर बेचारा भाग के चला गया पाकिस्तान। और बहुत बड़ा ये हार हुआ था तारिक मीर का। अब इंडियन नेवी देखिए, इंडियन नेवी जाके इंदिरा गांधी को बोली कि आपने थल सेना को मौका दिया। 120 लोग मिलकर मार दिए तारिक मीर को। सुबह हुई तो एयरफोर्स आ गए। नेवी को कुछ नहीं करना है क्या, हम काहे के लिए आए इधर। तो अब नेवी निकली 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान में कहाँ, कराची बंदरगाह की ओर। कराची बंदरगाह की ओर निकली और बीच रास्ते में जो भी उसको पाकिस्तान के जहाज वगैरह जो भी कुछ भी मिलता था उड़ा देते थे। सब कुछ उड़ा दिया। पनडुब्बी ले गए थे, पूरा तहस नहस कर दिया। और आपको जान के तैजुब होगा कि कराची बंदरगाह में 5 दिन तक आग लगी रही थी जब ये लोग मारे थे। तो और जो कराची बंदरगाह में जो पाकिस्तानी लोग थे वो भाग गए थे ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह बलोच में आता है, फिर कभी पढ़ाएंगे इसको। और उम्मीद है कि आप ये सब समझ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर देखिए, ये जो वॉर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसको हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। अगली वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि PNS INS ये सब क्या थे। चलिए ठीक है, तो अब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोग की संक्रांति अच्छे से बीती होगी। जय हिंद।